हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से लिया है उस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो चलिए आइए देखते हैं अपना टॉपिक का नाम है हमारा राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण, जिसमें हम 3 तरह की विचारधारा, दृष्टिकोण या सोच पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी सोच पढ़ेंगे? समझौतावादी दृष्टिकोण, उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण या लोकहितवादी दृष्टिकोण। दृष्टिकोण को हम सोच भी कह सकते हैं। तो देखिए गाइज, हमने इस टॉपिक से रिलेटेड इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने फर्स्ट वीडियो में समझौतावादी दृष्टिकोण समझाया और सेकंड वीडियो में उदारवादी दृष्टिकोण या सोच कह सकते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का फर्स्ट टॉपिक पॉइंट हमारा क्या कहता है? आर्थिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति राजनीति के माध्यम से राजनीतिक व सांस्कृतिक ढांचे पर छाया हुआ है और केवल अपने हित की ही बात करता है। देखिए, जो ऐसी सोच रखते हैं मार्क्सवादी, जो सोच रखते हैं लोग, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो आर्थिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति है, मतलब जो अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं? राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे पर छाए हुए हैं। मतलब राजनीति के जरिए से वो राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे पर उनका बोलबाला है। और अमीर लोग क्या करते हैं? वो सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं, अपने हित की बात करते हैं और अपने मुनाफे की बात करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्ल मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन ने राज्य को वर्गीय संघर्ष को बढ़ावा देने वाला साधन माना। देखिए, ये 3 व्यक्ति जो हैं, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन, तो ये ऐसी सोच रखते हैं, मार्क्सवादी सोच। तो ये तीनों क्या कहते हैं? जो राज्य है, राज्य यानी कि सरकार से है। यहाँ पे ये एक पॉलिटिकल साइंस की हिडन लैंग्वेज है, तो आपको समझनी पड़ेगी। तो सरकार को वर्गीय संघर्ष को बढ़ावा देने वाला साधन माना है। जो सरकार है वो क्या करती है? 2 वर्गों में लड़ाई करवाती है। 2 वर्गों में लड़ाई कैसे? एक जगह हम अमीर लोग मान लेते हैं, एक जगह हम गरीब लोग मान लेते। तो इन दोनों में सरकार लड़ाई करवाती है। ऐसा क्या कौन कहता है? मार्क्सवादी लोग कहते हैं। और मार्क्सवादी लोग कौन? 3 नाम हमें दे रखे हैं मार्क्सवादी लोग के। हम इन्हें मार्क्सवादी विचारक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? एंगल्स ने लिखा है कि राज्य उस मशीन का नाम है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। देखिए, एंगल्स ने क्या लिखा? एंगल्स ने लिखा जो राज्य, सरकार जो है वो एक मशीन का नाम है। सरकार एक मशीन का नाम है जिससे अमीर लोग गरीब लोग को अपने नीचे दबाए रखते हैं। मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। मतलब यहाँ पे यही है कि अमीर लोग गरीब लोग को नीचे दबाए रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? इनके अनुसार राजनीतिक शक्ति उन लोगों के हाथों में रही है जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार रहा है। देखिए, जो मार्क्सवादी लोग हैं वो क्या कहते हैं? राजनीतिक शक्ति कौन सी होती है? जो सरकार के हाथों में जो शक्तियाँ होती हैं, सरकार के पास जो शक्ति होती है, उन्हें राजनीतिक शक्ति कहते हैं। तो राजनीतिक शक्ति हमेशा उन लोगों के हाथ में रही है जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार रहा है। उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियां बड़ी बड़ी, तो ये सब उत्पादन के साधन होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ चीज़ उत्पाद होती है, मतलब बनती है कुछ ना कुछ चीज़, तो इन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। तो अगर ये कहना चाह रहा है पॉइंट कि जिन लोगों के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं, मतलब जिन लोगों के हाथ में फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उन्हीं के हाथ में सरकार की शक्तियाँ भी होती हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? समाज का धनी वर्ग सर्वसाधारण लोगों को बल प्रयोग के द्वारा अपने अधीन रखता है। देखिए, समाज का जो धनी वर्ग है, धनी वर्ग कौन सा? जो अमीर लोग हैं समाज में, वो सर्वसाधारण मतलब साधारण लोगों को क्या करते हैं? अपनी ताकत से दबाए रखते हैं, अपने अधीन रखते हैं। अपने अधीन मतलब अपने नीचे ही रखते हैं, उन्हें अपने से ऊपर बढ़ने नहीं देते। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है?
इनका मानना है कि सशस्त्र क्रांति के बिना वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इनका मतलब मार्क्सवादियों का मानना है कि सशस्त्र क्रांति कौन सी होती है, मतलब जो हथियार से जो लड़ाई लड़ी जाती है उसे सशस्त्र क्रांति कहते हैं। तो मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि सशस्त्र क्रांति के बिना क्या नहीं हो सकता, जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था कौन सी, जो अमीर लोग गरीब लोग का क्या कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं और अपने हित की बात करते हैं हमेशा, और अपने फ़ायदे की बात करते हैं, अपने फ़ायदे की सोचते हैं और अपने भले के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये वर्तमान में ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो मार्क्सवादी लोग क्या कहते हैं कि इसमें परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब हम सशस्त्र क्रांति करेंगे, मतलब हथियार से लड़ेंगे, तभी हम परिवर्तन ला सकते हैं, अदरवाइज ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा सालों सालों तक। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए मार्क्सवादियों द्वारा सुझाए गए उपाय। देखिए, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था यही जो मैं आपको अभी ऊपर समझा रहा था कि जिसमें अमीर लोग ही सब कुछ करते हैं, वो अपने भलाई के लिए सोचते हैं और सब कुछ अपनी भलाई के लिए ही करते रहते हैं, तो वो होती है पूंजीवादी व्यवस्था। तो इसे ख़त्म करने के लिए मार्क्सवादी लोग कौन से होते हैं, जो गरीब लोगों का साथ देते हैं और गरीब लोगों के मतलब के लिए बात करते हैं और उनको बचाने की बात करते हैं और मजदूर लोगों को बचाने की बात करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। तो उपाय देखते हैं हम क्या उपाय बताए हैं कि जिससे ये पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो जाए। तो पहला जो उपाय है वो है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष मतलब क्या होता है, मतलब वो कह रहे हैं कि जो समाज में ये वर्ग बने हुए हैं, जैसे एक अमीर लोग हैं तो दूसरा गरीब लोग हैं, तो कोई बीच के हैं, तो वो कह रहे हैं ऐसा होना ही नहीं चाहिए, सबको एक बराबर मानना चाहिए और ये वर्ग संघर्ष फिर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वर्ग संघर्ष मतलब लड़ाई, और किन की लड़ाई, वर्गों की लड़ाई। तो ये वर्ग की लड़ाई खत्म ही हो जाएगी अपने आप, जो आपस में अमीर गरीब है इनकी लड़ाई आपस में खत्म ही हो जाएगी, ऐसा कह रहा है फर्स्ट पॉइंट हमारा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, क्रांति का सिद्धांत। तो मार्क्सवादियों ने ये भी कहा है क्रांति का सिद्धांत मतलब लड़ाई करके हम पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि सबको समान मान लिया जाए, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हम लड़ाई करके भी ये व्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है श्रमिकों की तानाशाही। हाँ, तीसरा पॉइंट कहता है श्रमिक जब लड़ाई झगड़ा करके सब कुछ हड़प लेंगे अपने हाथ में, सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे, पूरी गवर्नमेंट भी, पूरी सरकार की शक्तियां भी सब अपने हाथ में कर लेंगी, तो उसे कहेंगे हम श्रमिकों की तानाशाही। तो श्रमिकों की तानाशाही हो जाएगी, तो श्रमिक सिर्फ अपने मतलब का नहीं सोचेंगे, श्रमिक सबके मतलब की बात करेंगे और फिर समाज में सबको एक समान माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वर्गहीन समाजवादी व्यवस्था, या वर्गहीन समाजवादी व्यवस्था को अपना लेंगे तो ये पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। वर्गहीन समाजवादी व्यवस्था क्या होती है, वो व्यवस्था जिसमें कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता, सब एक समान माने जाते हैं, मतलब कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान माने जाते हैं, तो उसे कहते हैं वर्गहीन समाजवादी व्यवस्था। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मजदूरों की तानाशाही के दौरान राजनीति का स्वरूप। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था मजदूरों की तानाशाही का मतलब क्या होता है, मतलब सब कुछ मजदूरों के हाथ में हो, राजनीतिक शक्तियाँ मतलब सरकार की शक्तियाँ भी सब मजदूर के हाथ में होगी, तो मजदूरों की तानाशाही कहेंगे हम। तो ये कह रहे हैं जब सब कुछ मजदूर के हाथ में होगा तो राजनीति कैसी होगी। तो चले आइए देखते हैं राजनीति कैसे होगी जब सब कुछ मजदूर के हाथ में होगा। सेना पुलिस में वह व्यक्ति होंगे जिनकी मार्क्सवादी व्यवस्था में पूर्ण निष्ठा होगी। देखिए, ये कह रहे हैं कि जब मजदूरों की तानाशाही होगी तो सेना और पुलिस में सिर्फ वो लोग होंगे जो मार्क्सवादी व्यवस्था को मानते हैं। मार्क्सवादी व्यवस्था कौन सी होती है, यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करते और जो अमीर लोग हैं उनका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं।
तो मार्क्सवादी व्यवस्था में क्या होता है, मार्क्सवादी वो सबको एक समान मांगते हैं, अमीर को भी गरीब को भी। वो कहते हैं अमीर कोई अमीर नहीं होता, गरीब कोई गरीब नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा होना चाहिए, वो ऐसा मानते हैं। तो पुलिस में हमेशा वही लोग होंगे और सेना में भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं स्वरूप और कैसा होगा राजनीति का। आर्थिक क्षेत्र में सरकार का प्रथम कार्य होगा कि बिजली, रेल, बैंक और बड़े बड़े कारखानों को अपने हाथ में ले ले। देखिए, जब मजदूरों की तानाशाही होगी तो सरकार का पहला काम क्या होगा, वो बिजली, रेल, बैंक और बड़े बड़े जो कारखाने हैं उसे अपने हाथ में ले ले। और आज के टाइम पे क्या है, ये अमीर लोगों के हाथों में है ये सब चीज़ें, बिजली, रेल, बैंक और बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री, सब अमीर लोगों के हाथ में है। तो वो ये कह रहे हैं जब मज़दूरों की तानाशाही होगी तो सरकार क्या करेगी, सबसे पहला सरकार का काम यही होगा कि वो बिजली, रेल, बैंक और बड़े बड़े कारखानों को अपने हाथ में ले लेगी। और देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, सबको मेहनत करना ज़रूरी होगा और उसे अपनी योग्यता व काम के अनुसार परिश्रम मिलेगा। देखिए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं, जब मजदूर की तानाशाही होगी तो सबको मेहनत करना ज़रूरी होगा, किसी को हराम का कुछ नहीं मिलेगा, सबको मेहनत करना ज़रूरी होगा, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और सबको उसकी योग्यता के अनुसार परिश्रम मिलेगा। सबको उसकी जो योग्यता है, उसकी जो एबिलिटी है, जितना वो काम करेगा उतना उसे पैसा मिलेगा। यहाँ पे ये पॉइंट ये समझाना चाह रहा है। चलते हैं, देखिए यहाँ पे एक नोट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है। रूस पहला देश है जहाँ नागरिकों को काम पाने का अधिकार कानूनी आधार पर प्रदान किया गया। देखिए, रूस एक देश है और उसमें क्या हुआ है, नागरिक जो हैं, जो उस देश के जो लोग हैं, उनको जो काम पाने का अधिकार है वो कानूनी आधार पर दिया गया। मतलब उन्हें किस आधार पर दिया है, कानूनी आधार, मतलब उनके संविधान में ऐसा लिखा गया है कि काम पाने का तुम्हें अधिकार है। तो वो रूस पहला ऐसा देश है जिसके संविधान में लिखा गया है कि तुम्हें काम पाने का अधिकार है, लोगों को काम पाने का अधिकार है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, शिक्षण संस्थाएं और सांस्कृतिक समुदायों पर राज्यों का नियंत्रण होगा। देखिए, जब मजदूरों की तानाशाही होगी तो शिक्षण संस्थाएं क्या होती हैं, स्कूल वगैरह जो होंगे, जितने भी शिक्षण संस्थाएं जहाँ पे शिक्षा दी जाती हैं तो वो स्कूल वगैरह ही होते हैं, स्कूल, ट्यूशन्स वगैरह। और सांस्कृतिक समुदाय जो मतलब मंदिर वगैरह हम कह सकते हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं या समुदाय, और मतलब जहाँ पे ये संस्कृति से रिलेटेड सारे काम होते हैं तो उन्हें सांस्कृतिक समुदाय कहते हैं। तो ये सब क्या होगा, सरकार के हाथ में होगा, राज्य के हाथ में, मतलब सरकार के हाथ में होगा ये सब चीज़ें जब मजदूरों की तानाशाही होगी। अब जब सरकार के हाथ में होगा तो कुछ भेदभाव होगा ही नहीं, जैसे आज के टाइम पे प्राइवेट स्कूल इतने सारे खुल गए हैं, तो ये सब होगा ही नहीं, सब सरकार के हाथ में होगा और सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड का हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वर्गहीन समाज में राजनीति का वर्गीय स्वरूप समाप्त हो जाएगा और अपराध की भावना भी समाप्त हो जाएगी, तो पुलिस, जेल तथा अदालतों की आवश्यकता न रहेगी। इस स्थिति को एंगेल्स ने संपूर्ण लोकतंत्र तथा मार्क्सवादियों ने स्वर्णिम काल की संज्ञा दी है। देखिए, ये पॉइंट बहुत अच्छा समझने वाला, मैं समझाता हूँ आपको। वर्गहीन समाज मतलब जहाँ पे कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, उस समाज में राजनीति का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। जो राजनीति का वर्गीय स्वरूप है, जो राजनीति में जो अमीर लोग हैं, अमीर गरीब लोग हैं, ये समाप्ति हो जाएगा। और क्या होगा फिर, जब अमीर और गरीब लोग सब एक जैसे हो जाएंगे तो अपराध भी नहीं होंगे, अपराध नहीं होंगे तो पुलिस भी नहीं होगी, जेल भी नहीं होगी, अदालत भी नहीं होंगी। तो फिर जब कुछ भी नहीं होगा, मतलब अपराध भी नहीं हो रहे, जेल भी नहीं है, फिर पुलिस भी नहीं है, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब समाज में सब एक जैसे हैं, कोई गरीब है ही नहीं, तो वो चोरी क्यों करेगा? जब गरीब नहीं है, उसको काम सब मिल रहा है, रोटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो चोरी क्यों करेगा? किसी का मर्डर क्यों करेगा? कोई लड़ाई झगड़ा क्यों करेगा? सब एक जैसे हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, जब सब एक जैसे हो जाएंगे तो कोई अदालत नहीं होगी, कोई जेल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई अपराध भी नहीं होगा। और फिर
इस स्थिति को, मतलब ये जो सिचुएशन बन जाएगी ऐसी जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पुलिस जेल नहीं होगी, तो इसे क्या कहा है एंगल्स ने, संपूर्ण क्रांति का नाम दिया है एंगल्स ने। और जो मार्क्सवादी जो और लोग हैं उन्होंने संपूर्ण वो स्वर्णिम काल की संज्ञा दी है इसे। अब देखते हैं, ये सब तो हमने मार्क्सवादी विचारधारा की अच्छाइयाँ पढ़ी थी अभी तक। अब हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी विचारधारा की कमी। तो कमी देखते हैं हम मार्क्सवादी विचारधारा की। कमी क्या है? रूस, चीन, पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया तथा क्यूबा आदि मार्क्सवादी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता है, परंतु वास्तव में इन देशों में नीति धर्म प्रचार के विरुद्ध है। देखिए, जो ये सारे देश हैं ये मार्क्सवादी व्यवस्था पे चल रहे हैं। जो मतलब इन सारे देशों में क्या है, मार्क्सवादी सोच रखी जाती है, मतलब किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाता, सबको ज़्यादातर समान ही माना जाता है। तो इन देशों में ये कह रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब पूजा पाठ करने की अपनी स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन वास्तव में इन देशों की जो नीति है वो धर्म प्रचार के विरुद्ध है। देखिए, जो नीति है, एक तरफ तो उन्होंने बोल दे कि अपने पूजा पाठ हर चीज़ करने की तुम्हें छूट है धार्मिक स्वतंत्रता में, लेकिन जो देश में जो नीति बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं देश में, वो धर्म प्रचार के विरुद्ध है। मतलब कोई अपने धर्म को प्रचार नहीं करेगा, कोई भी लोग हो वो अपने धर्म को प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार मतलब अपने धर्म को फैला नहीं सकता। ठीक है गाइस, तो ये कमी है अभी तक तो इस मार्क्सवादी व्यवस्था की। चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।